हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मेरी इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स नाम के बीएससी के चैप्टर पर ये लेक्चर सीरीज डेडिकेटेड है। तो आप ज़रूर देखते रहें और बीएससी वाले बच्चों को ये लेक्चर सीरीज फॉरवर्ड कर दें ताकि उनको फ़ायदा मिले। और बीएससी पे बेसिकली मुझे बहुत डिमांड आ रही थी कि बहुत कम लोग लेक्चर्स बनाते हैं, इसलिए मैंने बना दिया। और ये लेक्चर में आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस हैंड राइटिंग पे ज़्यादा जोर ना दीजिए दोस्तों, क्योंकि हैंड राइटिंग जो है मैं इलेक्ट्रॉनिक पेन से लिख रहा हूँ, तो उस वजह से जो है हैंड राइटिंग खराब आ सकती है। बट एनीवेज, आपका जो है सब सारे टॉपिक्स कवर होंगे और सब कुछ अच्छी तरीके से होगा। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था तो आप देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 1 में। अब मैं यहाँ पे आपको अभी से जो हमको काम पढ़ने वाला है वो है इन 3 स्ट्रक्चर्स का हमें सबसे ज़्यादा काम पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पहला है, इसे दिमाग में रखिएगा। ये एन टाइम्स रिपीट यदि होता है तो ये हो जाएगा पॉलीसिलेंस। ये इन जनरल स्ट्रक्चर है दोस्तों, इन जनरल। अभी मैं आपको इसको विस्तृत करता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं इसको। देखिए, आर मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। ओके, तो अल्काइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप हो गया, या तो C2H5 ग्रुप हो गया, या तो फिर C3H7 ग्रुप हो गया। ओके दोस्तों, इस तरीके से जो ग्रुप्स है वो आर के जगह पे जोड़ दीजिए। और ये सपोज n इज इक्वल टू 1000 है, तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, ये जो लिखा है ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये जो लिखा है ये इधर इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये देखिए, इसके इक्विवेलेंट होगा नहीं होगा। सपोज CH3 लगा दिया मैंने, सपोज CH3 लगा दिया, तो ये जो यूनिट है ये ऐसा ही आना चाहिए दोस्तों। ओके, ये ऐसा है, सिलिकॉन है। ओके, ये पॉलीसिलेंस लिखा है ना, एस फॉर सल्फर होता है दोस्तों को, एस फॉर सल्फर होता है, SI फॉर सिलिकॉन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये 1000 बार रिपीट होगा। ये मैंने कल ही बताया था आपको, कल के लेक्चर में ही। मतलब ये इतना इतना पार्ट ही यूनिक है, बाकी ये रिपीट होते जा रहा है। ये 1000 टाइम्स रिपीट होगा यदि n इज इक्वल टू 1000 है तो ये तो हो गया पॉलीसिलेन का स्ट्रक्चर। ओके, अब मैं सपोज मेरी इच्छा हुई कि मैं CH3 को रिप्लेस कर दूं, तो मैं और कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ CH3 को। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसिलेन। क्या बताया मैंने, ये एग्जांपल है पॉलीसिलेन का। क्या ये भी पॉलीसिलेन है? किसी ने पूछ लिया, यहाँ पे CH3 हटा के, सपोज मैं CH3 हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ, CH3 हटा के मैंने सपोज यहाँ पे लगा दिया C2H5। और किसी ने फिर मुझे क्वेश्चन कर लिया कि क्या ये भी पॉलीसिलेन है, तो हाँ भैया है ना, पॉलीसिलेन है। इसका जनरल स्ट्रक्चर देखो वैसा ही आएगा, जनरल स्ट्रक्चर ऐसा ही आएगा। ये अल्काइल ग्रुप है। ओके, ये कौन सा ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है। और ये इनको इन जनरल हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये भी पॉलीसिलेन है, इसके पहले जो ड्रॉ किया था वो भी पॉलीसिलेन है। ओके, तो इधर ये सब चलते जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये 1000 टाइम्स रिपीट होगा और ये कहेंगे हम पॉलीसिलेन है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये उठता है कि सपोज सपोज 1000 मॉलिक्यूल का कोई पॉलीमर बन गया, सपोज 1000 मॉलिक्यूल का कोई पॉलीमर बन गया। जैसे कि ये इसी का एग्जांपल फिर से लेता हूं मैं। सपोज 1000 रिपीटिंग यूनिट्स, 1000 मोनोमर मिलके कोई पॉलीमर सपोज बन गया, तो फिर सर उसकी आखिरी वाली वैलेंसी क्या होती है। जैसे ये तो हो गया बीच वाला सिलिकॉन। ओके, ये तो हो गया बीच वाला सिलिकॉन। कहाँ का सिलिकॉन हो गया, ये मिडल वाला। ये दोनों मिडल वाले सिलिकॉन हुए ना। सपोज इधर साइड 500 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है और इधर साइड 500 टाइम्स यही चीज रिपीट हो रही है। तो 500 प्लस 500 हो जाएगा 1000। 500 प्लस 500 विल बी इक्वल टू 1000। दिस विल बी इक्वल टू 1000। और ये 1000 टाइम्स अगर यदि यही चीज रिपीट हो रही है सपोज, तो मुझे बताइए एक बात आप, कि ये चीज 1000 टाइम्स रिपीट होने के लिए इसमें आखिरी वाला टर्मिनल सिलिकॉन भी आएगा, बराबर है। यहाँ पे मैं डॉट डॉट से दिखा देता हूँ और समझो ये 500
500th सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, टर्मिनल लास्ट वाला। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि भाई ये आखिरी वाली वैलेंसी का क्या, ये तो वैलेंसी अनऑक्यूपाइड रह गई। ये इधर भी जब लास्ट में जाएंगे तो लास्ट का सिलिकॉन जो आएगा, देखो बीच वाली सिलिकॉन की 4 वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, बीच वाले जितने भी सिलिकॉन है उनकी 1, 2, 3 और 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। इसकी भी बीच वाले की 1, 2, 3 और 4 सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन सर टर्मिनल वाले की तो ये एक सेटिस्फाई हो रही है, ये दूसरी सेटिस्फाई हो रही है और इधर साइड तीसरी होएगी। सिमिलरली इधर वाला जो टर्मिनल है उसकी इधर साइड एक होएगी सेटिस्फाई, इधर साइड दूसरी हो जाएगी सेटिस्फाई, इधर साइड तीसरी हो जाएगी सेटिस्फाई, इधर साइड चौथी का क्या सर, इधर साइड की चौथी लास्ट वाली और इधर साइड की चौथी लास्ट वाली जो है या टर्मिनल वालों की, ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल तो हो गया, लेकिन ये इधर टर्मिनल वैलेंसी का क्या। तो बेटा वही होता है कि पॉलीमर जब खराब होता है ना ओवर टाइम, पॉलीमर पॉलीमर वैसे तो अनरिएक्टिव होता है, लेकिन ये जो आखिरी वैलेंसी है ये एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेके या एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन लेके, जो भी कंपाउंड इसको पसंद आए वो एटमॉस्फेयर की गैस लेके ये पॉलीमर जो है अपनी आखिरी का जो टेल है उसको उसकी वैलेंसी फुलफिल कर लेता है, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये आखिरी में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का उसी को वो ज्वाइन कर लेता है और अपना बॉन्डिंग कर लेता है और वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेता है। कुछ कुछ पॉलीमर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आखिरी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड रहने के कारण उनका कुछ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेडेशन हो जाता है। जैसे सपोज ये जो मैंने बनाया था अभी, इसमें यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या फिर कोई भी दूसरा कंपाउंड एटमॉस्फेयर का हाइड्रोजन या जो भी है या कोई भी लग गया अगर, तो नेचुरली तुमको पता है कि एक एटम भी चेंज हुआ किसी मॉलिक्यूल के कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में अगर एक एटम भी चेंज होता है तो आप सब जानते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज में बहुत चेंज आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आखिरी में जुड़ गया तो प्रॉपर्टीज में चेंज आना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट देन। ये टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, बीच में नहीं दोस्तों, बीच में नहीं, ये टर्मिनल टर्मिनल वैलेंसी तो खाली रह गई ना, तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ जाने के कारण फिर क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पॉलीमर है वो डिग्रेड होता है। ओके, तो दैट्स कॉल्ड एज डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो ये मैंने आपको एक यहाँ पे साइंटिफिक फैक्ट बता दिया कि कोई भी टायर या कोई भी चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जो आपके कार के चक्के होते हैं या आपके बाइक के चक्के होते हैं वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड क्यों होते हैं, क्योंकि उनका वो भी पॉलीमर के बने होते हैं। दे आर बेसिकली मेड ऑफ रबर्स, टायर्स आर मेड ऑफ रबर्स, टायर्स आर मेड ऑफ रबर्स एंड रबर्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ पॉलीमर, रबर्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर का टाइप रहने के कारण क्या होता है कि बेसिकली जो उनकी एंडिंग वैलेंसीज है वो खाली रहने के कारण वहां पे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आके जुड़ जाता है एटमॉस्फेयर का, और फिर वो रबर का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सपोज ऐसे हजार हजार मॉलिक्यूल वाले, हजार मोनोमर यूनिट वाले ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसमें, और उसमें से समझो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स डिग्रेड हो गए। ओके, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल में से सभी मैक्रो मॉलिक्यूल्स सपोज डिग्रेड हो गए तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो टायर है उसकी एज हो जाती है और वो टायर जो है फेंकना पड़ता है फिर। ओके, या तो फिर वो टायर के जो ये एंडिंग वैलेंसीज जो है वो या तो फिर जो रोड का डांबर होता है उससे भी कभी कभी सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस तरीके से वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेता है। ओके, तो हम जब सिंथेसाइज करते हैं तो कभी कभी हम वो एंडिंग वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ केमिकल भी डाल देते हैं इंडस्ट्री में, ताकि वो उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाए, वो पॉलीमर की लाइफ ज़्यादा हो जाए। ओके, समझ में आ रही है आपको ये बात। ओके, तो आज के लेक्चर में इसका इससे कोई सिलिकॉन और जो हम पढ़ने वाले इसका कोई संबंध नहीं है, बट मैंने आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बता दिया कि ऐसा होता है बेसिकली। काफ़ी बच्चों ने मुझे ये डाउट इसके पहले भी पूछा है, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। अब हमारा आज का टॉपिक है कि हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है इनके नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे ये जो पहला स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया इसे कहते हैं पॉलीसिलेन, इसे कहते हैं पॉलीसिलेन। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज पॉलीसिलॉक्सेन, पॉलीसिलॉक्सेन। एंड दिस स्ट्रक्चर ये फास्फोरस का है,
डबल बॉन्ड N, N times. This structure is called as polyphosphazine. This structure is called as polyphosphazine. Okay, POLY, PHOS, PHAZENE. This is called as polyphosphazine. ओके बहुत बढ़िया भाई साहब। अब आपको ये चीज़ यहाँ पे मुझे ये समझानी होगी। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आप ये तीन स्ट्रक्चर्स आपको हमेशा ध्यान में रखने होंगे और एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्रॉ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसिलेन, या फिर कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो इनका ड्रॉ कीजिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखने। और ये पॉलीसिलेन ये नाम कैसे पड़ा, पॉलीसिलॉक्सेन ये नाम कैसे पड़ा, और पॉलीफॉस्फेजिन ये नाम कैसे पड़ा, ये भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो सुनिए, पॉलीसिलेन नाम कैसे पड़ा, इसका नाम पॉलीसिलेन कैसे पड़ा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। ओके, तो फिर उसके बाद में पॉलीसिलॉक्सेन की चर्चा करेंगे और पॉलीफॉस्फेजिन की उसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये पॉलीसिलेन नाम कैसे पड़ा ये मैं आपको समझा देना चाहता हूं। तो मैंने तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं समझा, तो मैंने क्या किया, पॉलीसिलिन का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब आप सभी जानते हैं कि कार्बन एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, सो दैट्स व्हाई देयर वैलेंसी बोथ ऑफ देम शो द वैलेंसी 4। कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ शो द वैलेंसी 4। बहुत बढ़िया भाई साहब, दोनों के दोनों वैलेंसी 4 दिखाते हैं। अब ये पॉलीसिलेन है तो आपको अल्केन से रिलेट करना है, अल्केन से रिलेट करो इसको। सपोज सिलिकॉन के जगह कार्बन होता तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या हो जाता, कुछ इस तरीके से। इसका जनरल स्ट्रक्चर हो जाता कुछ इस तरीके से यदि सिलिकॉन के जगह कार्बन होता। तो आपको ये पॉलीअल्केन कहा कहते ना, इसको क्या कहा होता आपने, पॉलीअल्केन कहा होता। क्यों क्यों पॉलीअल्केन कहा होता आपने इसे पॉलीअल्केन इसलिए कहा होता क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फार्मूला अल्केल का इस तरीके से होता है कि भाई एक कार्बन की ऐसी स्ट्रेट चेन होती है, फिर इसमें इस तरीके से CH3 होता है, मतलब ऐसे अनसेचुरेटेड होता है ना। जैसे आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको मीथेन बोल दिया, मीथेन इज CH4, नाउ इथेन इज CH3-CH3। ओके, देन आइसोप्रोपाइल, व्हाट इज आइसोप्रोपेन व्हाट इज आइसोप्रोपेन। तो आपका बहुत आसान है, आइसोप्रोपेन आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया प्रोपेन, और आइसोप्रोपेन आइसोब्यूटेन होता है वो बेसिकली। ओके, तो इस तरीके से आप इसको एक हाइड्रोजन की वैलेंसी हटा के एक CH3 लगा दिया, और ये H लगा दिया, और ये CH3 लगा दिया। बहुत बढ़िया। तो इसको यदि आप इस पे गौर फरमाएं तो आप देख सकते हैं कि इससे सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। देखिए इससे स्ट्रक्चर सिमिलर बन रहा है, इससे सिमिलर बन रहा है स्ट्रक्चर। देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन है दोस्तों। ओके, दिस इज 1 2 3 4 है इसमें, मीथिल प्रोबट मतलब ये आइसोब्यूटेन है। ओके, तो आइसोब्यूटेन में ये जो CH3 है, सपोज इसी को मैं R से रिप्रेजेंट कर दूं, और सपोज ये जो H है, ये H हटा के यहाँ पे 2H कर दूं और इधर एक वैलेंसी खाली कर दूं, ये 3H हटा के 2H कर दूं और इधर एक वैलेंसी खाली कर दूं, तो भैया ये एक पॉलीमर बनेगा जो कि इसके समान दिखेगा, दिखने में इसके समान दिखेगा। तो अल्केन से जो पॉलीमर बनेगा, मैं फिर से एक बार बताता हूं, अल्केन से जो पॉलीमर बनेगा उसे पॉलीअल्केन कहेंगे, और उनका पॉलीअल्केन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। और ये कैसे बनेंगे, बताइए कैसे बनेंगे। आप सभी जानते हैं कि अल्केन इस तरीके से होते हैं, जो रियल लाइफ में अल्केन होते हैं वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आते हैं नहीं आते हैं। रियल लाइफ के अल्केन कुछ इस तरीके से। ये किसका जनरल फॉर्मूला है पूछा मैंने, तो ये तो अल्केन ही है ना भैया। देखो सारे के सारे बॉन्ड अनसेचुरेटेड है, R में भी अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, R कुछ भी हो सकता है, और ये जो है ये सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो अल्केन है। ये तो मुझे पता चल रहा है देखने से ही। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये अल्केन है कि नहीं, इसमें ये अल्केन है। ओके, अब इसी अल्केन में एक H बॉन्ड को हटा के
ऐसा ही यूनिट अगर मैं इधर रिपीट कर दूं और यहाँ के एक एच बॉन्ड को हटा के ऐसा ही यूनिट में इधर साइड रिपीट कर दूं, तो क्या ये पॉलीअल्केन हो जाएगा? हाँ, ये पॉलीअल्केन हो जाएगा सर। 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार जितनी बार रिपीट होगा तो ये पॉलीअल्केन हो जाएगा। मतलब इसका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ किया तो दिस इज पॉलीअल्केन। ओके, पॉलीअल्केन। अब आपको पॉलीसिलेन, उसका नाम पॉलीसिलेन कैसे पड़ा ये बता रहा हूं मैं। इसका नाम पॉलीअल्केन है, इसका नाम पॉलीअल्केन है। तो अगर कार्बन की जगह मैं कार्बन को सिलिकॉन से रिप्लेस कर दूं, यदि मैं कार्बन को सिलिकॉन से रिप्लेस कर दूं, कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में होते हैं तो उनकी दोनों की वैलेंसी 4 है, और मैं कार्बन को यदि सिलिकॉन से रिप्लेस कर दूं तो क्या ये इस तरीके से हो जाएगा? हाँ सर, इस तरीके से हो जाएगा। अब इस अल्केन से बना पॉलीअल्केन, तो सिलेन से बना हुआ पॉलीसिलेन, दिस इज पॉलीसिलेन, दैट्स व्हाई, बिकॉज दिस वाज पॉलीअल्केन, तो अल्केन को सिलेन कहा जाता है करस्पॉन्डिंग, तो ये पॉलीसिलेन हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे अल्केन से पॉलीअल्केन बना उसी तरीके से सिलेन से पॉलीसिलेन बना। अब सिलेन क्या है सर? यही जो अल्केन है, यही जो इतना बड़ा मैंने अल्केन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें कार्बन की जगह पे यदि मैं सिलिकॉन ड्रॉ कर दूं, इसी में अगर मैं कार्बन की जगह सिलिकॉन ड्रॉ कर दूं, मतलब एक पॉलीसिलेन का एग्जाम्पल बताओ सर बोले अगर, तो सिलेन का एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से रहेगा कि SiH4 इज सिलेन। ओके, दिस इज सिलेन। कैसे? ये मीथेन से डिराइव हुआ है, मीथेन से डिराइव हुआ है जिसका फॉर्मूला है CH4। तो जैसे ही मैंने कार्बन की जगह सिलिकॉन डाला तो ये हो गया कन्वर्ट सिलेन में, ये सिलेन में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से CH3-CH3 मतलब इथेन, इथेन, तो इसका क्या होगा कि आप जैसे ही ड्रॉ करने जाएंगे तो SiH3-SiH3, अब इसमें मीथ ईथ नहीं होता है दोस्तों, इसको आप कहेंगे डाइसिलेन, डाइसिलेन, डाइसिलेन कहेंगे, DISALSILANE, डाइसिलेन। ओके, डाइसिलेन। ओके, फिर से लिख देता हूं स्पेलिंग, DISA सिलेन, SILANE, डाइसिलेन। ओके, तो ये हो गया डाइसिलेन। उसी तरीके से ट्राइसिलेन कैसा होगा बताइए? जो प्रोपेन होगा, प्रोपेन का स्ट्रक्चर मुझे पता है कि इस तरीके से प्रोपेन होगा, इस तरीके से प्रोपेन होगा। तो मुझे पता है कि मैं कार्बन की जगह सिलिकॉन रख दूंगा, और आपको पता है कि सिलिकॉन भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन की तरह, हालांकि कार्बन जितनी नहीं करता लेकिन थोड़ी बहुत तो करता है ना। तो ये ट्राइसिलेन हो जाएगा। क्या हो गया? ये ट्राइसिलेन, ये ट्राइसिलेन हो गया प्रोपेन के करस्पॉन्डिंग। ओके, इस तरीके से ये जो सिलेन्स है, इन्हीं सिलेन से मतलब अल्केन की तरह दिखने वाले सिलिकॉन के सिलिकॉन के कंपाउंड्स, अल्केन की तरह दिखने वाले, जहां कार्बन को, अल्केन के कार्बन को SI से सिलिकॉन से रिप्लेस कर दिया है, और अल्केन की तरह ही दिखने वाले सिलेन्स, इनके जो कंपाउंड्स है उन्हीं को, इनके जो पॉलीमर्स है उन्हीं को पॉलीसिलेन्स कहेंगे। आपको पता चल गया कि कार्बन से अल्केन बनता है, अभी अभी बताया मैंने एनोलॉजी। उसी तरीके से सिलिकॉन से सिलेन बनता है। तो इनके पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीअल्केन बनेगा, और इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीसिलेन बनेगा। और ये पॉलीसिलेन का ऐसे सिलेन से बना है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से तो हो गया ना, ये हो गया पॉलीसिलेन। तो ये आपको समझ में आ गया कि पॉलीसिलेन नाम कैसे पड़ा। ओके, अब दो तरीके के नाम होते हैं दोस्तों। अब मैं सिलिकॉन पे आपको लेके चलूंगा। सिलिकॉन क्या होते हैं? व्हाट आर सिलिकॉन्स? ओके, सिलिकॉन, सिलिकॉन्स क्या होते हैं सर? सबसे पहले आपको समझना होगा कि कीटोन क्या होता है। कीटोन होता है R2C डबल बॉन्ड O। बहुत बढ़िया सर। ये अगर कीटोन होता है तो बताइए मुझे, फिर ये कीटोन होता है तो सिलिकॉन क्या होगा?
ये हो जाएगा सिलिकॉन, है ना। आप जानते हैं कि कीटोन ये कार्बोनिल ग्रुप, इधर आर और इधर आर, ये इज इक्वल टू है, दोनों बराबर है। ओके, तो ये क्या हो गया कीटोन, और ये क्या हो जाएगा सिलिकॉन। उसी तरीके से है, बस कार्बन की जगह सिलिकॉन डाल दिया गया है। ओके, अब ये जो सिलिकॉन्स है, ये सिलिकॉन्स ऐसा रहना प्रिफर नहीं करते दोस्तों। ओके, ये जो सिलिकॉन्स है ये ऐसा रहना प्रिफर नहीं करते, इंस्टेड दे प्रिफर देयर पॉलीमरिक फॉर्म, इंस्टेड दे प्रिफर देयर पॉलीमरिक फॉर्म। जैसे हम कीटोन जो होते हैं ना, ये कीटोन, तो ये कार्बन के कीटोन जो होते हैं ना, ये ऐसे रहना पसंद करते हैं, बिना पॉलीमराइज हुए रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो सिलिकॉन के सिलिकॉन्स है, सिलिकॉन के सिलिकॉन्स ऐसा रहना पसंद नहीं करते। दे डोंट लाइक लिविंग इन सच अ थिंग, सच अ कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से रहना वो पसंद नहीं करते। सो दैट्स व्हाई दे पॉलीमराइज देमसेल्व्स। ओके, दैट्स व्हाई दे पॉलीमराइज देमसेल्व्स। अब वो खुद को पॉलीमराइज करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए बहुत आसान है। अब ये खुद को पॉलीमराइज कैसे करते हो वो मैं बताने जा रहा हूं। ओके, तो ये तो हो गया सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। इनको पॉलीसिलिकॉन्स क्यों नहीं बोला, सिलिकॉन्स तो बोला, लेकिन पॉलीसिलिकॉन्स इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये जो सिलिकॉन्स है, ये सिलिकॉन्स ऐसा रहना पसंद नहीं करते। ये सिलिकॉन्स ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा जैसे ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन डबल बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन सिलिकॉन डबल बॉन्ड है, तो एक वैलेंसी इधर खाली हो जाती है, एक वैलेंसी इधर खाली हो जाती है, और ये इस तरीके से बन जाते हैं। मतलब ये डबल बॉन्ड को तोड़ा, ये वाले डबल बॉन्ड को तोड़ा, ये डबल बॉन्ड को तोड़ा, और एक वैलेंसी इधर खाली कर दी और एक वैलेंसी नीचे खाली कर दी। ओके, फिर यहाँ पे इसी तरीके से एक और यूनिट जुड़ जाएगा, ऐसा है आर आर, और ऊपर में ओ, समझे आप। फिर नीचे में इसके ऐसा ही यूनिट ज्वाइन हो जाएगा, ऐसा है आर आर, और इधर ओ, मतलब नीचे में ओ, मतलब इस तरीके से ये जो है ज्वाइन होते जाएंगे। ओके, तो सिलिकॉन्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन्स का जनरल स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा है आर आर ओ, ऐसा है आर ओ ओ, इस तरीके से। ये हो गया पहला पॉसिबल स्ट्रक्चर, ये हो गया सिलिकॉन। और दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर सिलिकॉन का कुछ इस तरीके से है, सिलिकॉन नहीं दोस्तों, सिलिकॉन बोल रहा हूं मैं, सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। ये इस तरीके से, मतलब यहाँ पे या तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ के, यहाँ पे या तो ऑक्सीजन जुड़ के और इस चेन को लंबी कर सकता है, या तो यहाँ पे आर रह सकता है। इस तरीके से ये जो है सिलिकॉन के स्ट्रक्चर होते हैं। तो बेसिक दो स्ट्रक्चर है सिलिकॉन के, वो मैं यहाँ सिस्टमेटिकली ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए एक स्ट्रक्चर ऐसा है आर आर, इधर इधर क्या आएगा भगवान जाने, इधर ऐसा आएगा, इधर ऐसा है, फिर इधर ओ, फिर इधर ओ, फिर इधर ऐसा है, फिर ऐसा इस तरीके से, और ये इधर आर, फिर इधर ऐसा है, फिर इधर आर, फिर इधर ओ, फिर इधर ओ, फिर इधर ऐसा है। इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये ड्रॉ होते जाएंगे। तो जनरल स्ट्रक्चर इनका हम फिर ड्रॉ कर देते हैं, ये आर और ये आर लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे एक और ओ डाल दिया, एक ओ डाल दिया, फिर इधर आर डाल दिया। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्स है ये रिपीट होते जाते हैं। ओके, ये इधर रिपीट होएगा n टाइम्स, और ये इधर इधर साइड भी इनफाइनाइटली यानी लार्ज नंबर में रिपीट होएगा। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया सिलिकॉन्स का। तो सिलिकॉन्स नाम कैसे पड़ा दोस्तों, बहुत आसान है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सिलिकॉन नाम कैसे पड़ा, सिलिकॉन नाम कुछ इस तरीके से पड़ा कि मुझे पता है कि कीटोन क्या होता है, ये होता है कीटोन, तो मैंने कार्बन को सिलिकॉन से रिप्लेस किया, तो ये हो गया सिलिकॉन। ये कीटोन था, ये हो गया सिलिकॉन। लेकिन
मुझे मुझे ये पता है कि सिलिकॉन ऐसे रहना पसंद नहीं करते, इंस्टेड दे प्रीफर बीइंग पॉलीमराइज्ड, सो दैट्स व्हाई इसको ऑक्सीजन एक वैलेंसी यहाँ से तोड़ी, एक वैलेंसी यहाँ से तोड़ी, एक बॉन्ड तोड़ा और एक बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे फ्री वैलेंसी कर दी ऑक्सीजन पर एक, और एक फ्री वैलेंसी सिलिकॉन पर कर दी, और यहाँ पे इस तरीके से इनका जनरल स्ट्रक्चर जो है हमने ड्रॉ कर लिया। ये एन टाइम्स रिपीट होगा। ओके, ऊपर नीचे एन टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसी को मैं सीधा करके ड्रॉ कर लेता हूं, इसी को मैं सीधा करके ड्रॉ कर सकता हूं, इसी को मैं इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूं। ऐसा है आर ओ, ऐसा है ओ ओ आर आर, ये इस तरीके से। या फिर ऐसा ड्रॉ कीजिए, ऐसा नहीं तो ऐसा ड्रॉ कीजिए। ऐसा है आर ओ ओ, ऐसा है ओ ओ, इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। दोनों एक ही बात है दोस्तों। तो ये सिलिकॉन नाम कैसे आया और ये मैंने बता दिया। अब सर ये वाला डाउट आपको चमका होगा कि वहां पे अल्केन से सिलेन बनाते थे, अल्केन से सिलेन बनाते थे कार्बन को सिलिकॉन से रिप्रेजेंट करके, कार्बन को सिलिकॉन से रिप्लेस करके, कार्बन जो अल्केन का कार्बन होता है उसको सिलिकॉन से रिप्लेस करके सिलेन बनाते थे, सिलेन बनाते थे। और फिर वो जब पॉलीमराइज होता था तो पॉलीसिलेन बनता था, पॉलीसिलेन बनता था। पर सर यहाँ पे तो आपने कीटोन से सिलिकॉन बनाया और फिर इसको पॉलीसिलिकॉन क्यों नहीं बोला सर? बाद में पॉलीसिलिकॉन क्यों नहीं बोला जब ये पॉलीमराइज हो गया? तो वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि सिलिकॉन्स जो है ऐसे रहना प्रिफर नहीं करते, दे इंस्टेड दे प्रिफर पॉलीमराइजेशन। तो वो इस तरीके से कीटोन जैसे रहता है ना, कीटोन जैसे रहता है, तो कीटोन इस तरीके से रहता है। तो इसके कार्बन को सिलिकॉन से रिप्लेस करके ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट सो स्टेबल, दैट्स व्हाई इट प्रिफर्स बीइंग गेटिंग पॉलीमराइज्ड, it prefers getting polymerized, that's why silicons are formed. ओके, सो सिलिकॉन और पॉलीसिलिकॉन अलग अलग नहीं होता है, लेकिन सिलेन और पॉलीसिलेन अलग अलग होते हैं। ओके, क्योंकि सिलेन भी एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीसिलेन भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमें पॉलीमराइज हुए वाले वर्जन को पॉलीसिलेन बोलना पड़ा और अनपॉलीमराइज वाले वर्जन को सिलेन बोलना पड़ा। यहाँ पे वैसा मुद्दा ही नहीं है, सिलिकॉन डू नॉट एग्जिस्ट, दैट्स वाई ओनली पॉलीमराइज फॉर्म ऑफ दैट इज पॉलीसिलिकॉन एग्जिस्ट। सो पॉलीसिलिकॉन को ही सिलिकॉन बोल दिया क्योंकि सिलिकॉन नाम का मोनोमर यूनिट ऐसा अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए। ओके, तो अब सिलिकॉन्स का नॉमेनक्लेचर हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। ओके, सिलिकॉन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली सिलेन्स का नॉमेनक्लेचर है बेसिकली। ओके, तो आपको पता है, अभी अभी बताया मैंने, ऐसा H4 अल्केन से सिमिलर है इसलिए इसे सिलेन कहा, इसे सिलेन कहते हैं। फिर H3 Si H3, इसे डाइसिलेन कहते हैं। डाइसिलेन क्यों कहा? क्योंकि दो Si H3 जुड़ गए आपस में। फिर H3 Si H2 and Si H3, it's called as ट्राइसिलेन। ठीक है, फिर डाइमिथाइल सिलेन कैसा होगा बताइए? CH3 ट्वाइस SiH2 अगर मैं बात करूं तो दिस विल बी डाइमिथाइल सिलेन, दिस विल बी डाइमिथाइल सिलेन। डाइमिथाइल सिलेन क्यों आया नाम बताता हूं मैं उसका। ठीक है, अब इस पे चर्चा कर लेते हैं कि ये जो नीचे दिया हुआ ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम डाइमिथाइल सिलेन क्यों हुआ? आप सभी जानते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है इसको सिलेन कहा जाता है, इसे सिलेन कहा जाता है। हाँ, अब मैं क्या करूंगा कि दो हाइड्रोजन को
रिप्लेस कर दूंगा CH3 से, 2 हाइड्रोजन को मैंने CH3 से रिप्लेस कर दिया और 2 हाइड्रोजन वैसे ही रहने दिए, तो फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा जो यहाँ लेफ्ट में लिखा है। हाँ सर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल ग्रुप से सब्सटीट्यूट किया, 2 मिथाइल ग्रुप से सब्सटीट्यूट किया, इसलिए डाई मिथाइल और SiH4 वॉज सिलेन, पेरेंट वॉज सिलेन, दैट्स वाई डाई मिथाइल सिलेन। समझ में आया दोस्तों आपको, पेरेंट वॉज सिलेन दैट्स वाई डाई मिथाइल सिलेन। अब और एक नॉमेनक्लेचर में यहाँ पे और एक चीज है कि जैसे अल्कोहल्स होते हैं, जैसे अल्कोहल्स क्या होते हैं, CH3OH, CH3OH इज अ अल्कोहल, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं अल्कोहल बनाऊं तो ऐसा H3 मतलब सिलिकॉन का अल्कोहल बनाऊं तो इसको सिलेनोल कहा जाता है। ओके, सिलेनोल, इसे सिलेनोल कहेंगे। ओके, तो ये बेसिकली कार्बन को सिलिकॉन से रिप्लेस किया और कुछ नहीं, तो अल्कोहल का करस्पॉन्डिंग सिलेनोल बन गया। फिर आप सभी जानते हैं कि इन्हें डायोल्स कहा जाता है, CH2OH ट्वाइस। ऐसा कोई कंपाउंड स्टेबल नहीं है, लेकिन यदि ये बनता तो ये डायोल कहा जाता, इसे डायोल कहते। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली स्टेबल। ओके, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली स्टेबल, नॉट स्टेबल। लेकिन सिलिकॉन का यही वाला वर्जन स्टेबल होता है, सिलिकॉन का यही वाला वर्जन स्टेबल होता है, इसे कहते हैं सिलेन डायोल, सिलेन डायोल। ओके, इसे सिलेन डायोल कहते हैं। ये स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन का H2O मॉलिक्यूल यहां से लूज कर देता है ये, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बताइए, इस तरीके से होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा और एक ही मॉलिक्यूल पे देखिए कार्बन के एक ही एटम पे, कार्बन के एक ही एटम पे 2 OH नहीं रह सकते कभी भी, यहाँ से H2O लॉस हो जाता है, इसलिए ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये स्टेबल नहीं है कार्बन का वर्जन डायोल वाला। लेकिन सिलेन डायोल इज स्टेबल, सिलेन डायोल इज स्टेबल। ओके, अब ये नॉमेनक्लेचर छोटा मोटा है दोस्तों। ओके, ये छोटा मोटा है, ये कभी कभी पूछ लेगा आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। अब इस कंपाउंड का नाम बताइए, पूछा यदि आपको, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन, मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन। ऐसा नाम क्यों पड़ा सर, तो बहुत आसान है, देखिए आप सभी जानते हैं कि SiH4 इज सिलेन, आप सभी जानते हैं कि SiH4 इज सिलेन, तो सिलेन का स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ कर दीजिए, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। ओके, अब सिलिकॉन के ये जो 3 H दिख रहे हैं सिलेन के, ये सिलेन के 3 H को क्लोरीन से रिप्लेस कीजिए, ये वाले H को भी क्लोरीन से रिप्लेस कीजिए, ये वाले H को भी क्लोरीन से रिप्लेस कीजिए और ये वाले H को CH3 से रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा नया कंपाउंड, नया कंपाउंड कुछ इस तरीके से होगा, Cl 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 CH3। तो क्या हो जाएगा नाम, ये मिथाइल ग्रुप है इसलिए मिथाइल, और ये 3 क्लोरीन है इसलिए ट्राइक्लोरो, तो क्या हो गया मिथाइल ट्राइक्लोरो, और पेरेंट क्या था इसका, सिलेन था, इसलिए सिलेन, तो मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन, ये इसका नाम बन गया। ओके, अब नॉमेनक्लेचर में और एक पार्ट आती है, और एक पार्ट आता है नॉमेनक्लेचर में कि कभी कभी हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं कुछ पॉलीमर्स के नाम को, कुछ पॉलीमर्स के नाम को हम कैपिटल M कैपिटल D ऐसे लेटर से डिनोट कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं। ओके, उसमें एक ही स्ट्रक्चरल सेगमेंट बार बार रिपीट होता है, उसमें एब्रीविएशन यूज किया जाता है, तो ये एब्रीविएशन क्या होता है सर, तो मैं ये यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करके देता हूँ कि सपोज मोनोफंक्शनल यूनिट रहा, मोनोफंक्शनल यूनिट, अगर मोनोफंक्शनल यूनिट कुछ इस तरीके से रहा R3SiO
मोनोफंक्शनल इसलिए क्योंकि इसकी एक ही वैलेंसी खाली है। ओके, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है m से। तो सपोज मैंने कह दिया कि आप इसका स्ट्रक्चर लिखिए, CH3 थ्राइस SiO Si CH3 थ्राइस। तो इसको मैंने m के रूप में, d के रूप में लिखिए बोला, नॉमेनक्लेचर के रूप में लिखिए बोला। तो आप सभी जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको देखिए, इस पे गौर फरमाइए, और फिर उसके बाद में ये वाले पार्ट पे गौर फरमाइएगा। क्या ये m दिख रहा है आपको? क्या ये m के बराबर दिख रहा है? हाँ सर, ये m के बराबर दिख रहा है हमें। तो इसको हम लिखेंगे m, कैपिटल M। ओके, तो ये डायमर हो गया, इसलिए कैपिटल M। उसी तरीके से ट्राइमर बनेगा, उसी तरीके से टेट्रामर बनेगा। ये M ट्राइमर को ट्रिपल M से रिप्रेजेंट कर देंगे, टेट्रामर को 4 टाइम्स M से रिप्रेजेंट कर देंगे, इस तरीके से। ओके, तो ये मोनोफंक्शनल यूनिट हो गया, इसलिए ऐसा किया। अब डाई फंक्शनल यूनिट को D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी का करस्पॉन्डिंग डाई फंक्शनल यूनिट यदि मैं बोलूं तो डाई फंक्शनल यूनिट इसी का करस्पॉन्डिंग कुछ इस तरीके से नजर आता है, जो ऊपर मैं लिख रहा हूँ ग्रीन कलर में, ये इस तरीके से। और ये डाई फंक्शनल यूनिट को D से दिखाते हैं। और जैसे कि इसका मैंने नॉमेनक्लेचर किया, ये M था तो ये डबल M लिखा इसको शॉर्ट में। इसी तरीके से इसका भी नॉमेनक्लेचर यदि आपको करना है तो मैं आप दिखा देता हूँ। ये वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे बताइए? मैं रबर ले लेता हूँ और मिटा देता हूँ थोड़ा पार्ट, और फिर बताता हूँ। थोड़ा पार्ट मिटा के मैं यहाँ बता देता हूँ। ओके, मैं ले लेता हूँ ये कलर। ओके, ये जैसे डी है, तो सपोज मैंने कहा कि डबल डी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो आप इसी को दो बार ड्रॉ करेंगे। कैसे? R2SiO O। ओके, और फिर से यहाँ पे O नहीं आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा सीधे। क्या आ जाएगा? SiR2, ये ऐसा जुड़ा रहेगा। ओके, मतलब इसका स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके से, मतलब इधर साइड O ये है तो इधर साइड बस एक ये जोड़ दीजिए, तो ये डबल डी हो जाएगा। दिस विल बी डबल डी। ओके, समझ गए आप? तो इस तरीके से ये स्ट्रेट बॉन्ड है। ओके, यही ड्रॉ किया इधर, तो ये डबल डी हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ट्राई फंक्शनल यूनिट होता है, उसी क्वाड्री फंक्शनल यूनिट होता है, एंड सो ऑन। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं घुसना है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन से स्टार्ट करना चाहूँगा। प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन आपको बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपने क्या क्या सीखा इस लेक्चर में? आपने सीखा सिलिकॉन, पॉलीसिलिकॉन क्या होते हैं, और कीटोन से कैसे उनकी एनालॉजी होती है, पॉलीसिलियन क्या होते हैं, उनकी एनालॉजी कीटोन से किस तरीके से होती है, ये सब आपने इस लेक्चर में सीखा। और मैं अभी इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। ओके, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।